हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम आरोह कक्षा 11वीं से नमक का दरोगा की सरल व्याख्या देखेंगे। नमक का दरोगा प्रेमचंद जी द्वारा रचित लघु कथा है। इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है जिसने काला बाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की है कि कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्म प्रायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में भी दिखाया गया है। अंत में ये शिक्षा दी गई है कि एक बेईमान स्वामी को भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश रहती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। इस कारण से भी सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी, जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी कमाई कर रहे थे। तो यहाँ पर बताया गया है बच्चों, जो ये कहानी है प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, ये इनकी बहुचर्चित कहानियों में से एक है। यहाँ पर काला बाजारी, भ्रष्टाचार सब दिखाया गया है इस कहानी के अंतर्गत। जब आप इसकी सरल व्याख्या देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानियों में से एक है, जो आदर्शमुख यथार्थवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य से देखा जा सकता है या कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। मतलब जो सच्चाई का पात्र है वो मुंशीधर ने दिखाया है और जो पंडित अलोपीदीन है वो भ्रष्टाचार के ऊपर दिखाया गया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहते हैं। जो ईमानदार कर्मयोगी हैं मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपनी धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनको भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। वह सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में कहते हैं, निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मतलब यहाँ पर जो लास्ट में क्या होता है बच्चों, जो ये अलोपीदीन होते हैं वह कहते हैं कि तुम अब मेरी फैक्ट्री में आके उच्च अधिकारी की सीट ले लो, जिससे कि जो उन्होंने नौकरी से निकलवाया था उसका वह गिल्टी फील कर रहे थे। तो नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा। अधिकारियों के पौभारा थे, मतलब उनकी जेबें भर रही थी। लोग दरोगा के पद के लिए लालच थे, मतलब उनको दरोगा का पद किसी भी तरह चाहिए था। तो मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्राप्त प्रमुख मानकर इसे खोजने लगे। उन्होंने भी सोचा चलो मैं भी इसमें अपना जो रोजगार है वो देखता हूँ। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा तथा अपनी वृद्धा अवस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वह कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करना। वंशीधर ने भी पिता की बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्ध, आत्मावलंबन व भाग्य के कारण नमक विभाग के दरोगा पद पर वह प्रतिष्ठित हो गए और घर में खुशी छा गई। सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता व उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया। यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वह उठ गए। उन्हें गोलमाल की शंका थी। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछताछ पर पता चला कि वह पंडित अलोपीदीन की है। वह इलाके का प्रसिद्ध जमींदार था जो ऋण देने का काम करता था। तलाशी ली तो पता चला कि उसमें नमक है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वाले ने गाड़ियाँ रोकने की खबर दी। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उसी घमंड में वह निश्चित होकर दरोगा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, मेरी सरकार तो आप ही हैं। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं सेवा में स्वयं आ रहा था। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह आदेश सुनकर
पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। बदलू सिंह उसका हाथ पकड़ने से घबरा गया। फिर अलोपीदीन ने सोचा कि नया लड़का है, दीन भाव में बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। अलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक ना सुनी। धर्म ने यहाँ पर धन को पैरों तले कुचल डाला। सुबह तक हर जवान पर यही किस्सा था। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपीदीन के माल के गुलाम थे। वह उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने उन्हें क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे फंस गए। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डावाडोल थे। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिखाई दे रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने में तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध जो प्रमाण है वह आधारहीन है। वह ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। इस फैसले से सबकी बाँछें खिल गईं। खूब पैसा लुटाया गया, जिसमें अदालत की नींव तक हिला दी। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सब निरर्थक लगने लगी। वंशीधर की बर्खास्तगी का एक पत्र उसी सप्ताह में आ गया। उन्हें कर्तव्यपरायणता का यही दंड मिला कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े। दुखी मन से वह घर चले। उन्हें के पिता जो थे वो खूब बड़बड़ाए कि यह ईमानदार बनते हैं, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लें। उन्हें अनेक कठोर बातें सुनने को मिली। माँ की तीर्थ यात्रा की जो आशा थी वह भी मिट्टी में मिल गई। पत्नी भी कई दिन तक मुंह फुलाए रही। एक सप्ताह के बाद अलोपीदीन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे और अपने पुत्र को कोसने लगे, तो अलोपीदीन ने ऐसा उन्हें कहने से रोका और कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। उन्होंने वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद ना समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया, हरा दिया। वंशीधर ने सोचा कि वह उसे अपमानित करने आया है, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। यहाँ पे उन्हें गलानी भावना हुई कि उन्होंने जो दरोगा के साथ बहुत ही गलत करा। उनकी नौकरी यहाँ तक की चली गई, इसलिए वह यहाँ पर उनके लिए कुछ ऑफर लेके आए थे। उन्होंने कहा कि ये आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। तो अलोपीदीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टैम्प पत्र निकाला और पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। वंशीधर ने पढ़ा कि पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर, 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ उन्हें नियुक्त किया था। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसा महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत होती है। तो अलोपीदीन ने बोला कि वंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे अनुभव, विद्वता या विद्वान, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गई, उन्हें आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अलोपीदीन ने उन्हें गले लगा लिया। तो बच्चों, जो ये नमक का दरोगा कहानी की जो हमने सरल व्याख्या देखी है, इसमें कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे असत्य, अन्याय, भ्रष्टाचार आदि कैसा ही अंधेरा क्यों न छा जाए, सब तरफ सत्य की चमक में वह शक्ति है कि वह इन दुराचरणों को भेद सकता है। सत्य का स्थान बहुत ऊंचा होता है, यहाँ तक कि चोर भी ईमानदार कर्मचारी की चाह रखता है।